वेलकम टू मून मैटर। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें अलग अलग तरह के चेंजेस से गुजरती है। कुछ चेंजेस थोड़े समय के लिए होते हैं और उनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। इस टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बन जाता है और जो पहले वाला सब्सटेंस था उसकी पहचान खत्म हो जाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि दूध और पनीर। रिएक्शन के बाद दूध पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलेंगे क्योंकि यहाँ एक नए तरह का सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ये वाले चेंजेस परमानेंट होते हैं, इसको हम दोबारा प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कि पनीर को दोबारा दूध नहीं बना सकते। अभी हमने इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा वो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहो तो लिख सकते हो। क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं ताकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी पहले वाले से अलग हो। एग्जाम्पल के तौर पे दही जो कि मिल्क से बना है, भले ही दही मिल्क से बना हो लेकिन मिल्क और दही के जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। अब ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन किसी जगह पे हुआ है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हो या फिर गैस में। दूसरी चीज की हमें कलर में भी बदलाव नजर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि जो ब्राउन कलर की लकड़ी थी वो बाद में जाकर ब्लैक हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें कलर चेंज देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन की अगली पहचान है गैस का इवॉल्व होना। अब जिस समय पे हम लकड़ी को जला रहे होंगे वहाँ धुआं या गैस तो निकल ही रहा होगा, तो इससे भी साफ पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगला तरीका ये है जानने का कि वहाँ पर टेम्परेचर बदल सकता है, यानी रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस जो है वो गर्म या ठंडा हो सकता है। उसके बाद हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि रिएक्शन के बाद एक ऐसा सब्सटेंस फॉर्म होता है जो पानी में घुल नहीं सकता एंड वो सॉलिड फॉर्म में पड़ा रहता है। तो ये कुछ तरीके थे जानने के कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। इसके बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, चाहो तो नोट्स के लिए इसको पॉज करके उतार सकते हो। केमिकल रिएक्शन तो हो गया, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसको कहा जाता है। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूला की मदद से लिखते हैं, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन में जो एरो के लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और राइट हैंड साइड वालों को प्रोडक्ट। ये एक एग्जांपल है केमिकल इक्वेशन का कि इसको किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंबल्स की मदद से मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं उनको हमें बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के जो एटम्स की गिनती होती है वो मैच नहीं होती। जैसे कि ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, इसमें दोनों तरफ जिंक की जो गिनती है वो एक ही है। हाइड्रोजन इधर भी 2 है, उधर भी 2 है और SO4 भी दोनों तरफ बराबर है। लेकिन अगर हम सेकंड वाला इक्वेशन देखें तो इसमें आयरन 1 है लेफ्ट साइड पर, लेकिन राइट हैंड साइड पर आयरन 3 है। इसीलिए लेफ्ट साइड वाले आयरन को 3 बनाने के लिए आयरन से जस्ट बिफोर में एक 3 मल्टीप्लाई का लगा दिया। उसी तरह हम देख सकते हैं ऑक्सीजन इधर तो 1 है पर अदर साइड पे 4 है, तो लेफ्ट साइड पर भी 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक 4 मल्टीप्लाई का लगा दिया है इस ऑक्सीजन वाले प्रोडक्ट से जस्ट पहले। लेकिन ये 4 जो है ये ऑक्सीजन को तो लगा ही लगा, ये हाइड्रोजन को भी लगेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन पहले से ही 2 था, तो लेफ्ट साइड पर जो हाइड्रोजन होगा वो 4 2 8 होगा। फिर तो राइट हैंड साइड पर भी हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, इसीलिए यहाँ पर भी एक 4 लगाएंगे ताकि 4 2 8 हो जाए हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने एक लॉ पढ़ा था क्लास 9 में कि हम किसी भी मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी सारी चीजें हैं वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, ना बढ़ेगा ना कम होगा, बस उनका फॉर्म चेंज हो सकता है। इसीलिए रिएक्शन के पहले वाले एटम्स मैच होने चाहिए रिएक्शन के बाद वाले के। इनको नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप। तो जो पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी ये वाला जो केमिकल रिएक्शन हमने देखा इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही होगी, बट इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको नोट कर लेना।
लेना। अगले टाइप के रिएक्शन पर आने से पहले स्लेकेड लाइम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्लेकेड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल हम व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तुमने देखा होगा कि दीवारों में सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये आसपास की जो हवा होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक पतली सी लेयर बनाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये रहा इसका इक्वेशन, इसको चाहो तो याद कर लेना, इसको नोट कर लेना। अब कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनमें भी देख सकते हो दो जनों को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। ये वो रिएक्शन है जिसके अंदर गर्मी यानी हीट इवॉल्व होती है। इससे आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इस रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। जो भी खाना हम खाते हैं ये आगे चलकर ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें एनर्जी देता है। ये इसका रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड का भी हो सकता है क्योंकि जब लकड़ी जलती है तो उसमें से भी गर्मी निकलती है। अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस वाले में उल्टा होता है, यहाँ पर हीट बाहर नहीं निकलती बल्कि एब्जॉर्ब होता है अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इसको भी नोट कर लेना और रिएक्शन याद कर लेना। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन वाले का उल्टा है क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट्स में बढ़ जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हीट का इस्तेमाल करेंगे तो ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा क्योंकि ये हीट की मदद से ब्रेक डाउन हुआ है। तो इस टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब इस वाले एग्जांपल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इसी वजह से इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। सिमिलरली हम यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक कर रहे हैं लेकिन सनलाइट की मदद से, इसी वजह से इसका नाम पड़ेगा फोटो डीकंपोजिशन या फोटोलाइटिक। अब अगले टाइप के रिएक्शन पर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला रिएक्शन देखते हैं। आयरन और कॉपर में से ज्यादा रिएक्टिव आयरन होता है। इसी वजह से रिएक्शन के राइट हैंड साइड पर जो आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी उसको हटाकर खुद उसकी जगह ले ली और SO4 के साथ चिपक गया। यही चीज हम लीड के साथ भी देख सकते हैं। पहले लीड अकेला था लेकिन यही लीड बाद में कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेता है और क्लोरीन के साथ चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पता कैसे लगेगा कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम? तो इसके लिए ये रहा रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद कर लेना। जो तुमको सबसे ऊपर दिख रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो वो कम रिएक्टिव होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से क्योंकि वो ऊपर है। अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज करते हैं और दोनों नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ सोडियम के साथ जो सल्फेट था वो आगे चलकर बेरियम के साथ चिपक गया, लेकिन जो बेरियम के साथ क्लोराइड था वो आगे चलकर सोडियम के साथ चिपक गया। वैसे ये वाला जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें बेरियम सल्फेट नाम का एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि सॉलिड है और पानी में नहीं घुलता, इसी वजह से ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यानी इस वाले रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। इसको नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस। पहले ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख सकते हो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन इस वाले में सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है वो अलग हो रहा है। उसी तरीके से रिडक्शन में उल्टा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का या तो गेन होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे कि यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, बट अगले वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसको नोट कर लेना। अब आगे ये जानते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किनको कहा जाता है। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को दे देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में लेफ्ट वाला जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि आगे चलकर उसके पास से ऑक्सीजन हट रहा है। उसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन में जिंक को आगे चलकर ऑक्सीजन मिल रहा है, इसी वजह से वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से
देख लेना। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है कोरोजन। जब मेटल्स हवा, पानी या नमी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे बेकार होने लगते हैं, या यूं कह लो कि ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी को कोरोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन में जंग लगना, जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं। आयरन के जंग लगने को स्पेशल नेम दिया गया है जिसको रस्टिंग कहा जाता है। वैसे कोरोजन का प्रोसेस काफी स्लो होता है, ये एकदम से नहीं होता। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। जब कभी भी कोई खाने की चीज हो जिसमें ऑयल और फैट वगैरह हो, उसको अगर हवा में खुला छोड़ देंगे तो हमने अक्सर देखा होगा उसका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है। ये मेनली इसलिए होता है क्योंकि जो खाना है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। रेंसिडिटी को रोकने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना, खाने को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना ताकि ऑक्सीजन उस तक पहुंच ना सके। इसके अलावा हम पैकिंग के अंदर नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट के अंदर होता है। ये कुछ मेथड्स हैं कोरोजन से बचने के लिए। इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। आई होप ये चैप्टर तुमको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।